हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम श्रेणियां। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसमें जो हाइड्रोजन के साथ स्पेक्ट्रम वर्ड इस्तेमाल किया गया वो स्पेक्ट्रम है क्या। यदि तरंगों को आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत सारे तरंगे होती हैं, अगर उनको आवृत्ति के क्रम में बढ़ते हुए चाहे तरंगदैर्ध्य के क्रम में बढ़ते हुए, चाहे आवृत्ति के क्रम में घटते हुए, चाहे तरंगदैर्ध्य के क्रम में घटते हुए व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। अब स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। क्या लिखा है कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है स्टूडेंट्स? तो है कि अगर विद्युत चुंबकीय तरंग को घटते या बढ़ते क्रम में किया जाए तो वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। अब क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंग? तो विद्युत चुंबकीय तरंग आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि वैसे तरंग जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, वो वैक्यूम में भी, निर्वात में भी आराम से चल सकता है। लेकिन वही ध्वनि तरंग है, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, लेकिन प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। जिसको माध्यम की आवश्यकता ना हो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, गमन करने के लिए। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन से हैं। एक है गामा तरंगे, है ना। गामा तरंगे के बाद है एक्स तरंगे, ये परावैंगनी तरंगे हैं। ये दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट, वही विजिबल लाइट जो 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है वो है। अवरक्त तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं। तो ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम के रूप में दिया गया हुआ है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सब जो तरंगे हैं, ये सब कैसे तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इन तरंगों को अगर हम एक पट्टी पे दिखाएं तो क्या बन जाएगा? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। आप लोग अभी स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा याद कर पाइएगा, जब ये देखिएगा दृश्य स्पेक्ट्रम तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। दृश्य स्पेक्ट्रम क्या था? आप लोग 10th क्लास में 10वीं कक्षा में पढ़े थे, लाइट चैप्टर में एक था वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण में क्या था? एक उजला प्रकाश जब प्रिज्म में जाता था तो 7 रंगों में बढ़ता था और एक पट्टी मिलता था 7 कलर वाला, याद है? तो वही दृश्य स्पेक्ट्रम था, उसको पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं और दृश्य स्पेक्ट्रम। यदि दृश्य तरंगों के वर्ण घटकों को तरंगदैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला कौन था? बैंगनी, फिर उससे बढ़ते क्रम में जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तरंगदैर्ध्य ऐसे बढ़ते क्रम होगा तो इसका आवृत्ति ऐसे घटते क्रम होगा, यानी कि सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? लाल की। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होगा? लाल का होगा। तो आपको उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा कि अगर तरंग को उसके आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में सजा दे तो वह स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब है हाइड्रोजन परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम। देखिए, आप लोग रदरफोर्ड के मॉडल में आप लोग पढ़े होइएगा कि रेखीय स्पेक्ट्रम का व्याख्या नहीं करता है। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि देखिए क्या है ये, कि ये उत्तेजित परमाणु है। उत्तेजित परमाणु का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जिस मूल उसको कक्षा में रहना चाहिए वहां नहीं है, उससे उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में है। तो आप लोग पढ़े ना पीछे एक टॉपिक पे कि जब पहले इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और बहुत कम समय के लिए वहां रहता है, फिर वापस लौटता है। और तो देखिए यहाँ पे उच्च ऊर्जा स्तर से क्या हुआ? लौट के अपने मूल ऊर्जा स्तर में है। तो लौटते समय क्या करता है? जो उत्तेजित परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु बनता है तो लौटते समय क्या करता है कि फोटोन उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? फोटोन उत्सर्जित करता है ना। तो आप देख सकते हैं कि जैसे N2 से N1 में आया तो क्या निकाला? विकिरण। और विकिरण क्या चीज है? फोटोन है, ऊर्जा विकिरण जिसको कहते हैं। उसका ऊर्जा कितना है? E बराबर h न्यू है। और ये कैसे निकलेगा? तो एनर्जी N2 का में से घटाएंगे एनर्जी N1 को, और जितना एनर्जी आएगा, यानी उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर को घटाएंगे तो जो एनर्जी आएगा वही फोटोन का एनर्जी होगा, है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो विकिरण बाहर आता है ना, तो ये विकिरण सतत नहीं होता है। सतत नहीं होता है का मतलब समझ रहे हैं? लगातार नहीं होता है। कुछ रेखाएं होती हैं फोटॉन्स के, कुछ फोटॉन्स होते हैं, फिर कुछ देर तक नहीं होता है, फिर कुछ रेखाएं होती है, फिर कुछ देर तक नहीं होता है, फिर कुछ रेखाएं होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला ये फोटॉन्स का विकिरण है उसका तरंगदैर्ध्य λ1 है, इसका λ2 है और λ3 है। ये बढ़ते क्रम में है और यह आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो रेखाएं है ना, वो सतत नहीं है। कुछ है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं होंगे, है ना। तो ये कैसे है? तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में है। तो ये स्पेक्ट्रम चूंकि रेखा के रूप में है और तरंगदैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में है तो इस स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखीय स्पेक्ट्रम। तो ये जो ऊर्जा रिलीज हुआ
कैसे रिलीज हुआ, तो N2 से जब N1 में गया तो ऊर्जा विकृत हुआ ना, तो ऊर्जा जो विकृत हुआ वो फोटोन किस रूप में दिखेगा हमको, रेखा के रूप में दिखेगा। तो इसीलिए उस स्पेक्ट्रम को हम लोग कौन सा कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम। और इसमें जो देख सकते हैं ये रेखा है, ये रेखाएं चमकीली होंगी, कैसे होंगी, चमकीली, है ना। और ये जो पीछे का बैकग्राउंड है, ये रेखाएं सब चमकीली होंगी और पीछे का बैकग्राउंड ये काली बैकग्राउंड होंगी, है ना। जैसे आपका फोटो बनवाते हैं अपना, जाकर कैमरा से फोटो खिंचवाते हैं तो आपका चेहरा होता है, उसके पीछे बैकग्राउंड होता है ना, ब्लू कलर, उजला कलर, जो कलर, तो बैकग्राउंड काली होगी और रेखाएं जो बनेंगी, रेखीय स्पेक्ट्रम बनेंगी, वो कैसे बनेंगी, चमकीली होगी। तो ये क्या था, जिसमें से ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा था। अब आप एक और देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ये अवशोषित होने का है उसमें। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप देखें हैं कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से, जैसे एक व्हाइट लाइट को कहाँ से गुजारेंगे, प्रिज्म से, तो 7 कलर में से बटता है कि नहीं बटता है, तो ये 7 कलर में बट गया। अब ये 7 कलर में बटेगा तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि इसमें से जो 7 कलर है उसमें से ये तो प्रकाश का ऊर्जा है, ये रंग जो है लाल, पीला, नीला, हरा, ये सब क्या है, प्रकाश ही तो है। और ये सब प्रकाश क्या चीज का होता है, तो फोटोन का फोटोन है। अब इसमें से कुछ फोटोन को अगर परमाणु अवशोषित कर ले, ठीक है, क्या करे, कुछ फोटोन को परमाणु अवशोषित कर ले, तो क्या होगा, तो उस फोटोन का एनर्जी ले लेगा और एनर्जी लेके किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन देख लीजिए मूल अवस्था से कहां चला जाएगा, उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। तो ये परमाणु क्या बन जाएगा, उत्तेजित परमाणु। तो यहां पे क्या हुआ, फोटोन का अवशोषण हुआ। पहले वाले में क्या हो रहा था, उत्सर्जन। अच्छा एक चीज समझिए, जब यहां पे बनता था, यहां तो पट्टी बनता था, आपको याद होगा 10वीं में पढ़े होंगे, तो 7 कलर का पट्टी बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पूरा चमकीला रहता था। अब इसमें क्या होगा कि कुछ जो रंगीन कलर होंगे उसके फोटोन तो अवशोषित हो गए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, खाली खाली हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो जहां खाली खाली होगा वहां पे काला काला लाइन आ जाएगा। तो जो अवशोषित हो जाएंगे वो कैसा देंगे, काले काले लाइन। तो ये देखिए, तो ये कैसी रेखाएं होंगी ना, तो ये काली है, ये कैसी रेखाएं हैं, काली। और बाकी सब जगह क्या होगा, चमकीली। तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्या होगा इसका, चमकीली, है ना। बात समझ गए। तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम कैसी है, काली है। और पहले वाले में रेखीय स्पेक्ट्रम कैसी थी, चमकीली। तो जब रेखीय स्पेक्ट्रम चमकीली तो बैकग्राउंड काली, और जब रेखीय स्पेक्ट्रम काली तो बैकग्राउंड चमकीली। अंतर इतना ही है कि जब रेखीय स्पेक्ट्रम काली हो, बैकग्राउंड चमकीली हो, तो अवशोषण होगा, और जब रेखीय स्पेक्ट्रम चमकीली हो और बैकग्राउंड काली हो तो उत्सर्जन होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको रेखीय स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आगे हम लोग, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़े हैं, तो उसकी स्पेक्ट्रम श्रेणियां जो हाइड्रोजन के है, लाइमन, पास्चन, बामर, इन सब के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।